नए टैक्स सिस्टम पर पीएम मोदी का बयान, कहा करदाताओं का डर खत्म करने वाला सिस्टम, नई व्यवस्था में सरकार का दखल होगा कम, 1,500 से ज्यादा पुराने कानून किए खत्म। आगरा के जीआर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा, तीमारदार उस समर्थकों ने जमकर की तोड़फोड़। गाजियाबाद में मां से नाराज 14 साल के मासूम ने की आत्महत्या, बिल्ली का बच्चा पालने से माना किया था मना, बच्चे की मौत से सोसाइटी में पसरा मातम। कानपुर में बारिश ने खोली नगर निगम की पोल, विधायकों और मंत्रियों के घर के बाहर भरा पानी, पूर्व मंत्री के आवास पर बहकर आई कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं फटाफट 100 पर। ईमानदार टैक्स पेयर को प्रोत्साहन और कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नए खास प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन अर्निंग द ऑनेस्ट, इसका नाम दिया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह प्लेटफॉर्म 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की शुरुआत है, जिसमें फेसलेस असेसमेंट अपील और टैक्स पेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म है। इस नए टैक्स प्लेटफॉर्म के तहत करदाता को फेसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर चार्टर, फेसलेस अपील की सुविधा मिलेगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अब जान पहचान का मौका खत्म हो गया है, ट्रांसफर पोस्टिंग के मसलों से राहत मिलेगी, वहीं टैक्स से जुड़े मामलों की जांच और अपील दोनों फेसलेस होंगी और अब आयकर विभाग को टैक्स पेयर का सम्मान रखना जरूरी होगा। पीएम ने यह भी कहा कि टैक्स पेयर के योगदान से ही देश चलता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 2012 और 13 में जितने टैक्स रिटर्न्स होते थे उनकी स्क्रूटनी होती थी और आज उसमें यह काफी कम हो गया है, क्योंकि हमने टैक्स पेयर्स पर भरोसा किया है। आज 130 करोड़ लोगों में सिर्फ 1.5 करोड़ लोग ही टैक्स भर रहे हैं। यह संख्या काफी कम है, हर व्यक्ति को इस पर चिंतन करना होगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इसमें से कुछ सुविधा अभी भी लागू हो चुकी हैं, जबकि पूरी सुविधा 25 सितंबर से लागू होंगी। पीएम ने यह भी कहा कि पिछले कुछ वक्त में हमने इन मसलों पर फोकस किया है, यह नई यात्रा की शुरुआत है। प्रधानमंत्री बोले कि गलत तौर तरीके से सही नहीं और छोटे रास्ते नहीं अपनाने चाहिए, हर किसी को कर्तव्य भाव को आगे रखते हुए काम करना चाहिए। पीएम ने यह भी कहा कि पॉलिसी स्पष्ट होना, ईमानदारी पर भरोसा, सरकारी सिस्टम में टेक्नोलॉजी का प्रयोग हमारी प्राथमिकता है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास कोरोना संक्रमित हो गए हैं। नृत्य गोपाल दास को सांस लेने में हो रही है परेशानी, सीएम योगी ने मथुरा के डीएम को दिए निर्देश, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में होगा इलाज। कोरोना को लेकर के मायावती ने ट्वीट करके सरकार पर बोला हमला, कहा यूपी में समुचित सुविधा के अभाव में जान जोखिम में डालकर कोरोना पीड़ितों की सेवा में लगे डॉक्टर पर सरकारी दबाव धमकी से स्थिति बिगड़ रही। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यह भी कहा कि जिस कारण ही वाराणसी में 32 स्वास्थ्य केंद्र प्रभारियों का इस्तीफा हुआ, सरकार बिना भेदभाव और पूरी सुविधा देकर उनकी सेवा ले तो बेहतर होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने ट्वीट करके योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बनारस में प्रभारी चिकित्सकों ने प्रशासनिक अधिकारियों से तंग आकर अपने प्रभार से सामूहिक इस्तीफा दिया। कोरोना वॉरियर्स को अपमानित किया जाता है, सरकार ताली और थाली और फूल से कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाने की बात करती है। यही भाजपा सरकार का ढोंगी और दोहरा चरित्र है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मंगलवार की रात आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में जौनपुर जिले का लाल शहीद हो गया। जलालपुर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव के निवासी जिलाजीत यादव सन 2014 में 53 राष्ट्रीय राइफल्स में चयनित होने के बाद कश्मीर में तैनात थे। पुलवामा के कामराजीपोरा में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने सैनिकों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी को ढेर कर दिया। आतंकवादियों की तरफ से हुई फायरिंग में जिलाजीत यादव शहीद हो गए। उनके बलिदान की खबर आते ही घर में कोहराम मच गया। शहीद जवान जिलाजीत घर में इकलौते थे। जिलाजीत अपने पीछे माता पिता और 2 बहनों को छोड़कर गए हैं। शहीद जवान जिलाजीत को आज पूरा देश नमन कर रहा है।
सुदीक्षा भाटी की मौत के मामले में बुलंदशहर में बनाई गई एसआईटी की टीम सुदीक्षा के घर पहुंची है, जहां पर मृतक सुदीक्षा भाटी के परिजनों से बातचीत की गई। परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया। अलीगढ़ में इगलास के विधायक राजकुमार का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें विधायक पुलिस से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। गोंडा थाने में बीजेपी विधायक और एसओ में मारपीट के मामले में एसओ ने यह कहा कि विधायक ने पहले हाथ उठाया। इसके साथ ही मामले में थानाध्यक्ष को निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं। अलीगढ़ एसएसपी ग्रामीण का ट्रांसफर कर दिया गया। भदोही के ज्ञानपुर विधानसभा से गुंडा विधायक विजय मिश्रा को लेकर भदोही पुलिस ने ट्वीट करते हुए कहा है कि विधायक ने जो वीडियो जारी किया है, महज उस पर लगे आरोपों से ध्यान भटकाने के लिए इसको जारी किया गया। पुलिस ने यह भी कहा कि विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ 73 से ज्यादा आपराधिक मामले हैं। उनकी सुरक्षा में उनको गनर भी दिए गए हैं। विधायक के आरोप पूरी तरह से निराधार है। भदोही में ज्ञानपुर से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा ने एक वीडियो जारी किया। इसमें प्रदेश सरकार और पुलिस पर आरोप लगाया है। विधायक ने कहा है कि ब्राह्मण होने पर उनका उत्पीड़न हो रहा है। इसके साथ ही बाहुबली विधायक ने यह भी कहा है कि पुलिस कभी भी उनको गिरफ्तार करके उनकी हत्या कर सकती है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार पर हमला बोला है। मायावती ने कहा है कि यूपी में अब कानून व्यवस्था दम तोड़ रही है। अलीगढ़ में स्थानीय बीजेपी विधायक और पुलिस एक दूसरे पर मारपीट के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जो कि अति गंभीर और चिंताजनक है। मायावती ने यह भी कहा कि इस प्रकरण की न्यायोचित जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी है उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बीएसपी की यह मांग है कि मामले में जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट के उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी उम्मीदवार जयप्रकाश निषाद ने नामांकन किया है। नामांकन भरे जाने के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। सपा नेता बेनी प्रसाद वर्मा के निधन के बाद खाली हुई राज्यसभा की सीट पर 24 अगस्त को चुनाव होगा। हालांकि निषाद का राज्यसभा में निर्विरोध जाना तय है, क्योंकि उनके विरोध में अब तक किसी पार्टी ने अपने उम्मीदवार को घोषित नहीं किया। हमीरपुर जिला अस्पताल के मोर्चरी हाउस में अंधविश्वास का मामला सामने आया है। महिला की मौत के बाद तांत्रिक बाबा ने इलाज किया। जहरीले कीड़े के काटने से हुई थी महिला की मौत। सदर कोतवाली क्षेत्र का मामला। तो इस बीच आपको अब सीधे ले चलेंगे लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। लखनऊ का रुख सीधे करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद हैं। आपको बता दें कि डिफेंस कॉरिडोर में सहयोग के लिए आज एमओयू को साइन किया जाना है, और ऐसे में अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आपको बता दें कि आज नौसेना के साथ ये जो एमओयू है उसको साइन किया जाएगा। इसमें उद्योग एमएसएमई का खरीदारों से जो सीधा संपर्क है वो होगा। डिफेंस कॉरिडोर में सहयोग के लिए आज जो एमओयू होना है उसमें मुख्यमंत्री की मौजूदगी आप देख सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी दोनों की मौजूदगी रहेगी। नेवल टेक्नोलॉजी एक्सेलरेशन काउंसिल का जो गठन है उसको लेकर के किया गया। इंडिया की सबसे इंडस्ट्रियल स्टेट महाराष्ट्र है, और आज जो यूपी में हमें देखना मिल रहा है कि आपने जिस तरह से एक इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, इतने एक्सप्रेसवे बनाए हैं, करीबन आपकी 2025 तक 2900 किलोमीटर की एक्सप्रेसवे की रचना है। उससे काफी इंफ्रास्ट्रक्चर में बदल आया है, बहुत पॉजिटिव बदल आया है। और जो यूपी डिफेंस कॉरिडोर जो आपने बनाया है उसमें जो आपकी सरकार उसमें काफी लक्ष्य दे रही है, और जो नीति आज रक्षा मंत्री जी ने रविवार के दिन सुनाई है, जो बताई है, उसके कारण हमें लगता है कि वहाँ काफी जोर से काफी जास्ती मात्रा में इन्वेस्टमेंट आएंगे। और हमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से और आपसे मुख्यमंत्री जी एक ही कहना है कि हम आपके और श्री राजनाथ सिंह के साथ हैं कि ये देश को आत्मनिर्भर कैसे बनाए, और आत्मनिर्भरता की ये पहली पहचान होगी कि ये सैन्य की जो
डिसीजन आई है, जो पॉलिसी चेंज आई है, उसके कारण से काफ़ी नई इन्वेस्टमेंट आने वाली है और उसकी बड़ी क्षमता यूपी के डिफेंस कॉरिडोर में जाएगी। इंडियन नेवी के बारे में मैं 2-3 चीज़ कहना चाहता हूँ। इंडियन नेवी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जो काफ़ी सालों से इंडस्ट्री को हाथ में हाथ लेकर उनकी रिक्वायरमेंट्स की तरफ उनका सहयोग ले रही है, उनको सहयोग दे रही है। और ये जो नया आज जो वर्चुअल लॉन्च है इंडियन नेवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक उसी दिशा में एक नया इंस्टीट्यूशन, ये नया ऑर्गेनाइजेशन जो निर्माण हो रहा है, उसको इंडिजनाइजेशन में ज़्यादा उसका फल लगेगा। मैं इंडस्ट्री की तरफ से, SID की तरफ से मैं आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माननीय रक्षा मंत्री जी आपको, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आपको, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री जनरल रावत, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जनरल करमवीर सिंह, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ श्री अशोक कुमार, and all my industry colleagues, thank you very much for this function. नमस्कार। अब मैं नौसेना सैनिक अध्यक्ष वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार से निवेदन करूंगा कि वे हमें संबोधित करें। Honorable Raksha Mantri ji, Honorable Uttar Pradesh Chief Minister ji, Chief of Defence Staff, Chief of Naval Staff, and all guests who are assembled here and through the web. Today, we are assembled for the formal launch of the Naval Innovation and Indigenization Organization, or what we call the NIIO. I must at the outset thank SIDM for having organized more than 500 people from private industry, MSMEs and startups for this web launch. As you all are aware, and as Mr. Baba Kajari rightly pointed out, the Indian Navy for decades has spearheaded indigenization in a big way. Setting up of our own design directorate in the 60s to design all our ships, institution of DESI in 1978 for weapon sensor integration and designing combat management systems, and our own indigenization directorate in 2005. All these have resulted in giant strides by the Indian Navy in the field of indigenization. Over 130 ships of all sizes and types have been designed in-house by the Indian Naval Design Directorate. This includes the aircraft carrier that is currently being built at Kochi to the smallest fast attack crafts. Every type of ship and submarine is now built in Indian yards, including nuclear submarines. In the last 5 years, over 70% of our capital budget has been spent on Indian vendors. While we can be proud of our indigenization efforts, we are now looking at indigenous innovation and indigenous production of cutting-edge technology. As you are all aware that the future wars will be decided by technology dominance. It is with the sole aim of accelerating indigenous innovation through Indian academia and industry that the NIIO is being launched today. The methodology of functioning of the NIIO that is being adopted are numerous. Let me just give you a few steps. A Naval Technology Acceleration Committee comprising selected naval officers as well as representatives from academia and SIDM will meet every 6 months to draw a roadmap and take stock of the progress. MOUs with academia such as IITs, RSU, which is present here today, Maker Village, as well as industry partners SIDM and UPEA, EIDA to encourage innovation and participation by the domestic industry. The Technology Development Acceleration Cell, which is being set up by the Navy as a part of the NIIO, will coordinate with them regularly. We are also in the final stages of setting up chairs of excellence through excellent coordination by the UP government in a number of reputed academic institutions. A discussion forum being launched today with the help of RSU will help address every query that the industry may have for the Navy.
are included in the book Swalabhan, which is being released today both by the Honorable Raksha Mantri and the Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh. We will ensure that this book remains updated and easily accessible to all online. This, I must tell you, is a combination of the Indian Naval Indigenization Plan, the Naval Aviation Indigenization Roadmap, as well as the recently produced Indian Naval Armament Indigenization Plan. In addition, we will also host an annual Innovation and Indigenization Seminar by Indian Navy in partnership with SIDM. This will help us partner with the domestic industry so as to enable them understand naval requirements better. With all this, we are confident that this step of inauguration of the NIIO today will go a long way in accelerating innovation and consolidating indigenization in the Navy, in keeping with the Honorable Prime Minister's vision of Atmanirbhar Bharat. Thank you all and Jai Hind. थैंक यू सर। अब मैं उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा कि वे मेरे संबोधित करें। माननीय रक्षा मंत्री जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल श्री करमबीर सिंह जी, वाइस एडमिरल अशोक कुमार जी, मेरे सहयोगी मंत्री श्री सतीश महाना जी, उत्तर प्रदेश शासन के हमारे सभी अधिकारीगण, मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं और उनका आभार भी व्यक्त करता हूं कि डिफेंस एक्सपो के बाद उत्तर प्रदेश के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की दृष्टि से आज का जो प्रस्तावित MOU है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और आपने इसके लिए हमें अवसर दिया है। मैं इसके लिए आपका हृदय से स्वागत भी करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं। हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि आज नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का शुभारंभ भी हो रहा है। साथ साथ भारतीय नौसेना हमारे जो उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का जो नोडल विभाग है यूपीडा, उनके बीच में एक MOU भी हस्ताक्षरित होने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत विजन में नवाचार और स्वदेशीकरण की तरफ लगातार हम सब का ध्यान आकर्षित किया है और इस दिशा से भी हाल ही में माननीय रक्षा मंत्री जी ने रक्षा से संबंधित जिन 101 आइटम्स को भारत के अंदर ही मेक इन इंडिया की तर्ज पर निर्मित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है। इससे न केवल आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को साकार करने में अपितु इस देश के अंदर, भारत के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए तो अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा और इसमें खास तौर पर जो 101 वस्तुओं की सूची में उच्च प्रौद्योगिकी आधारित अनेक हथियार प्रणालियों सहित देश की रक्षा सेवाओं की ज़रूरतों को पूरा करने वाली जो विभिन्न वस्तुएं भी शामिल हैं। इस निर्णय से स्वदेशीकरण के लक्ष्य को हासिल करने में मदद तो मिलेगी ही, देश का रक्षा उद्योग भारतीय सशस्त्र बलों की ज़रूरतों के अनुरूप अपने आप को तैयार कर सकेगा। नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना से भारतीय नौसेना में इनोवेशन के साथ साथ स्वदेशीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। तो एक शैक्षणिक समुदाय एवं उद्योग के साथ साथ एक बेहतर
समन्वय भी इसके माध्यम से स्थापित हो पाएगा। भारतीय नौसेना तथा यूपीडा के बीच आज MOU हस्ताक्षरित होने के साथ ही दोनों के मध्य औपचारिक रूप से एक संपर्क भी स्थापित करने में मदद मिलेगी। MOU हस्ताक्षरित होने से भारतीय नौसेना प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर में स्थापित होने वाले सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस में के सहयोग से अपनी समस्याओं को तकनीकी समाधान भी तलाश कर सकेगी। इस MOU के माध्यम से भारतीय नौसेना द्वारा डिफेंस कॉरिडोर में अपनी इकाई स्थापित करने की भी संभावनाएं आगे बढ़ सकती हैं। भारतीय नौसेना का डिफेंस कॉरिडोर में स्थापित इकाइयों से प्रारूपता नेवल एप्लीकेशंस विकसित करने के लिए भी इंटरैक्शन संभावित हैं। भारतीय रक्षा उद्योग में त्वरित गति से बदलाव आज की आवश्यकता है। देश सिर्फ रक्षा बाजार के विस्तार पर ही केंद्रित नहीं बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन मेक इन इंडिया की नीति के अंतर्गत स्वदेशी उत्पादन पर भी हमें ध्यान देना होगा। उत्तर प्रदेश इस देश से अत्यंत संभावना वाला प्रदेश है और ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय रक्षा मंत्री जी उत्तर प्रदेश का स्वयं भी नेतृत्व करते हैं। उत्तर प्रदेश में चाहे मुख्यमंत्री के रूप में, इससे पहले केंद्र में कई विभागों महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री के रूप में और आज रक्षा मंत्री के रूप में भी उनका जो यशस्वी नेतृत्व प्राप्त हो रहा है, इस देश से इन संभावनाओं को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में किया था और उस समय उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा की थी। भारत सरकार द्वारा घोषित 2 डिफेंस कॉरिडोर में से उत्तर प्रदेश का एक है। उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर एक ग्रीनफील्ड परियोजना है। राज्य सरकार द्वारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के विकास को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई की जा रही है और इस दिशा में उत्पादन की प्रक्रिया को गतिमान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन और छूट को भी हम लोगों ने यहाँ पर अपनी एक पॉलिसी के माध्यम से आगे बढ़ाया है। सिंगल विंडो प्रक्रिया के अंतर्गत हमने रक्षा और एरोस्पेस उत्पादन इकाइयों को भी इसमें समाहित किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वर्तमान में अलीगढ़, कानपुर, झांसी, चित्रकूट जनपदों में 1290 हेक्टेयर से अधिक भूमि का अधिग्रहण हम लोगों ने इस देश से किया है। अलीगढ़ रक्षा कॉरिडोर का जो नोड है, इसमें निवेशकों ने जितनी भी भूमि हमारे पास मौजूद थी उन सबको पहले ही वे लोग उनको आवंटित भी किया जा चुका है। यूपीडा ने IIT BHU और IIT कानपुर के साथ मिलकर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 5 से 9 फरवरी 2020 में डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन पहली बार आयोजित हुआ और माननीय रक्षा मंत्री जी का जो मार्गदर्शन था उसके अनुरूप हम लोगों ने इस एक्सपो को सफलतम ऊंचाइयों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। डिफेंस एक्सपो 2020 ये अंतर्राष्ट्रीय डिफेंस एग्जीबिशन का 11वां संस्करण और मुझे लगता है कि अब तक का जो सबसे बड़ा संस्करण भी था। हमारे लिए डिफेंस एक्सपो 2020 बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ क्योंकि जब 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा की थी, हम लोगों को उस समय लगता था कि वास्तव में जो 6 नोड उत्तर प्रदेश के लिए घोषित हुए हैं इनमें से क्या निवेश आएगा नहीं आएगा। यद्यपि हमने उसके लिए पॉलिसी भी तैयार की,
हमने उसके लिए लैंड बैंक बनाया, इसके लिए सारी औपचारिकताओं को भी आगे करने का प्रयास किया। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा माननीय रक्षा मंत्री जी को, जिनके सहयोग और जिनके मार्गदर्शन में डिफेंस एक्सपो सफलतापूर्वक न केवल संपन्न हुआ बल्कि इस अवसर पर उत्तर प्रदेश में 23 निवेशक कंपनियों के साथ हमारे हस्ताक्षर भी हुए और इसमें लगभग 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश भी उत्तर प्रदेश में इसके साथ ही होने की संभावना भी तेजी के साथ आगे बढ़ी है। इससे न केवल औद्योगिक निवेश और विकास को आगे बढ़ाने और रोजगार के सृजन को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिली है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित हुआ है। आज वैश्विक महामारी कोविड-19 के बावजूद यहाँ पर यूपीडा और नौसेना के बीच में जो MOU होने जा रहा है, ये हमारे लिए इसी प्रकार से और भी उपयोगी सिद्ध होगा। मैं एक बार फिर से माननीय रक्षा मंत्री जी का, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह जी का और सभी संबंधित पक्षों का एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश में हम आत्मनिर्भर भारत की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस परिकल्पना को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में सफल होंगे। एक बार फिर से माननीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान। आज भारतीय नौसेना 4 MOUs को हस्ताक्षरित करने जा रही है। नौसेना की ओर से सह नौसेना अध्यक्ष इन्हें हस्ताक्षरित करेंगे। सबसे पहले मैं श्री अवनीश कुमार अवस्थी, चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से निवेदन करूंगा कि इस MOU पर हस्ताक्षर करें। बैठ के कर लीजिए अभी। धन्यवाद सर। माननीय रक्षा मंत्री जी का, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का और नेवी के हमारे सभी सहयोगियों का धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से धन्यवाद। खास खबर के स्वप्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। यूपी को बनेगा रक्षा क्षेत्र का नया मैन्युफैक्चरिंग हब। भारतीय नौसेना और यूपीडा के बीच MOU साइन। डिफेंस कॉरिडोर के तहत बनेंगे जरूरी हथियार। स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी से लाखों घरों के बिजली गुल। कई अधिकारी सस्पेंड। सीएम योगी ने दिए STF की जांच के आदेश। नई टैक्स सिस्टम पर पीएम मोदी का बयान। कहा, करदाताओं का डर खत्म करने वाला सिस्टम। नई व्यवस्था में सरकार का दखल होगा कम। 1,500 से ज्यादा पुराने कानून किए खत्म। आगरा के GR अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा। तीमारदार और समर्थकों ने जमकर की तोड़फोड़। गाजियाबाद में मां से नाराज 14 साल के मासूम ने की आत्महत्या। बिल्ली का बच्चा पालने से मां ने किया था मना। बच्चे की मौत से सोसाइटी में पसरा मातम।
इधर कानपुर में बारिश ने खोली नगर निगम की पोल, विधायकों और मंत्रियों के घर के बाहर भरा पानी, पूर्व मंत्री के आवास पर बहकर आई कार।